अरे रामू, लगता है पानी की टंकी भर गई है, मोटर बंद कर देना। ठीक है साहब जी, अभी बंद करता हूँ। हेलो, फायर कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ, बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। हेलो सर, मेरे घर में आग लग गई है। हेलो, कौन बोल रहा है? बचा लीजिए, अपना पता बताइए। मैं उठ नहीं पा रही हूँ। हेलो, मुझे बचा लीजिए। हेलो हेलो, अरे रमेश, कहाँ हो तुम लोग? एक इमरजेंसी आ गई है। क्या हुआ सर? अरे रमेश, अभी एक महिला का कॉल आया था। वह कह रही थी मेरे घर में आग लग गई है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तो सर, इस बात से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वह महिला कहाँ से बात कर रही थी। वह शहर से बोल रही थी या गांव से? तुम कौन हो? सर, बताया तो था कि मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ, अपने साइन भी किए थे। अच्छा हाँ, याद आया। वह महिला आखिर में बोल रही थी कि मैं उठ नहीं पा रही हूँ। इसका मतलब यह हो सकता है कि वह बीमार हो या उसके शरीर में कोई समस्या हो। वह महिला शहर से भी हो सकती है और गांव से भी। तुम एक काम करो रमेश, एक गाड़ी शहर की ओर भेज दो और एक गाड़ी गांव की ओर। मैं तब तक इस कॉल की आखिरी लोकेशन का पता करता हूँ। क्या हुआ? तुम दोनों एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? सर, मैं ये कह रहा था, हम सबकी फर्स्ट शिफ्ट की ड्यूटी खत्म हो गई है। वैसे भी हम सब ने फायर फाइटिंग सूट नहीं पहना है। हाँ, तो क्या सेकंड शिफ्ट के ऑफिसर के आने का इंतजार करें? समय बहुत कम है, इसी कपड़े में जाओ। सेकंड शिफ्ट के ऑफिसर आते ही हम उन्हें फायर फाइटिंग सूट के साथ तुम्हारे पास भेज देंगे। निकलो, हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करो। ठीक है सर, उस महिला की आखिरी लोकेशन पता चलते ही हमें तुरंत इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बिना देर किए रमेश सभी ऑफिसरों को बता देता है। कुछ ही सेकंड में दोनों गाड़ियां एक एक करके निकलने लगती हैं, एक शहर की ओर और दूसरी गांव की ओर। क्या हुआ हीरा, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? रमेश भैया, मुझे लगा था कि 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद आराम करने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ फिर से एक इमरजेंसी आ गई और हमें यह भी नहीं पता कि आग किस गांव में लगी है और हमें कौन सा गांव जाना है। तुमने आज ही ज्वाइनिंग की है, इसलिए तुम्हें यह सब अजीब लग रहा है। कई बार जब लोगों के घर में आग लग जाती है तो वे इतने घबरा जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इसी वजह से वे अब अपना सही पता भी नहीं बता पाते। ऐसे में हमें ही पता लगाना पड़ता है कि कॉल कहां से आया था। अब तक सर ने कॉल की लोकेशन का पता लगा लिया होगा। थोड़ी ही देर में हम सबको भी सूचना मिल जाएगी कि कॉल कहां से आया था। तो भैया, 2 फायर ट्रकों को 2 अलग अलग रास्तों पर भेजने की क्या जरूरत थी? ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि आग कहां लगी है यह हम में से किसी को नहीं पता। मान लो अगर पता चल जाए कि शहर में आग लगी है तो जो गाड़ी शहर की ओर गई है वह तुरंत घटना स्थल पर पहुंच जाएगी, और अगर आग गांव में लगी होगी तो हम तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। यही वजह है कि दोनों फायर ट्रकों को अलग अलग दिशाओं में भेजा गया। अगर उस महिला ने कॉल पर ही अपना सही पता बता दिया होता तो फायर स्टेशन से सिर्फ एक ही गाड़ी भेजी जाती। लगता है सूचना आ गई, जल्दी चेक करो आग कहां लगी हुई है। हमें बिना देर किए तुरंत वहां पहुंचना होगा। रुकिए, अभी चेक करता हूँ, देखता हूँ आग कहाँ लगी है। जैसे ही हीरा फोन चेक करता है, उसे पता चलता है कि उसके मैसेज बॉक्स में कंचनपुर गांव का नाम लिखा हुआ है। रमेश भैया, इस मैसेज बॉक्स में तो कंचनपुर गांव का नाम लिखा हुआ है। यह गांव किस रूट में पड़ता है? क्या यह हमारी तरफ वाले रास्ते में आता है या शहर वाली रोड की तरफ? अच्छा, आग कंचनपुर गांव में लगी है। यह गांव इसी रूट में पड़ता है। वहां तक पहुंचने में कुल 30 मिनट लगते हैं। हम 3 मिनट का रास्ता तय कर चुके हैं, अब सिर्फ 27 मिनट और बाकी हैं। लगता है सर का भी कॉल आ गया। हेलो, हाँ सर। हेलो रमेश, सूचना मिली? हाँ जी सर, सूचना मिल गई है। गांव का नाम कंचनपुर आया है। हाँ, कंचनपुर ही है। उस नंबर की आखिरी लोकेशन कंचनपुर गांव थी और यह गांव तुम्हारे रोड के रूट में आता है। तुम जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचो। लगभग 25 से 30 मिनट में पहुंच जाओगे। अगर वहां की स्थिति कंट्रोल से बाहर होगा तो तुरंत कॉल करना। मैं तुम्हारे पास दूसरा फायर ट्रक भेज दूंगा। ठीक है सर, मैं घटनास्थल पर पहुंचते ही आपको कॉल करता हूं। सर, एक और बात,
जो फायर ट्रक शहर की ओर भेजा गया था उसे कॉल करके वापस बुला लीजिए। अब उसकी वहां कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ स्थिति ज्यादा गंभीर हुई तो वही फायर ट्रक हमारी मदद के लिए तुरंत पहुंच सकेगा। अच्छा हाँ, मैं तो भूल गया था। तुम चिंता मत करो, उसको सूचना मिल गई होगी। मैं उसे कॉल करके वापस बुला लेता हूँ। ठीक है सर, कॉल रखते हैं। रमेश भैया एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं ना मानिएगा? अरे नहीं यार, बुरा क्यों मानूंगा? पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सर को कोई बीमारी है क्या? कुछ देर पहले तो उन्होंने खुद ही आदेश दिया था कि एक फायर ट्रक शहर की ओर जाएगा और दूसरा गांव की ओर, लेकिन अभी कह रहे थे कि वे भूल गए थे। हाँ हीरा, सर को भूलने की बीमारी है। देखा नहीं था, तुम्हारे ज्वाइनिंग करने के बाद भी सर तुम्हें पहचान नहीं पा रहे थे। दरअसल कुछ महीने पहले एक बड़े फायर एक्सीडेंट के दौरान सर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उस हादसे में उनके सिर पर भी गहरी चोट लगी थी। तभी से उन्हें बातें भूलने की समस्या हो गई है। कभी कभी उन्हें कुछ देर पहले की बात भी याद नहीं रहती। अच्छा, यही कारण है कि सर बीच बीच में बातें भूल जाते हैं। अब समझ में आया। रमेश फायर ट्रक को तेज रफ्तार से सायरन बजाते हुए लगातार आगे बढ़ते रहता है। रास्ते में लोग सायरन सुनते ही अपनी गाड़ियां किनारे कर देते हैं ताकि वे बिना किसी रुकावट के जल्द से जल्द घटना स्थल तक पहुंच सकें। अरे हीरा, जरा गूगल मैप खोलकर देखो तो कंचनपुर गांव पहुंचने में अभी कितना समय और बाकी है। अच्छा रुकिए रमेश भैया, अभी चेक करता हूँ। देखते हैं कंचनपुर गांव पहुंचने में कितना समय बाकी है। जैसे ही हीरा अपना गूगल मैप खोलकर कंचनपुर गांव जाने का लोकेशन देखता है, तभी उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। क्या हुआ हीरा, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है क्या? नहीं भैया, इंटरनेट तो ठीक से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ कंचनपुर गांव जाने के लिए दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक रास्ते से पहुँचने में लगभग 20 मिनट लगेंगे, जबकि दूसरे रास्ते से सिर्फ 12 मिनट का समय दिखा रहा है। यह 12 मिनट वाला कौन सा रास्ता दिखाई दे रहा है? शायद यह कच्ची सड़क का रास्ता है। सामने ही इसका मोड़ आने वाला है। क्या करना है रमेश भैया? क्या आप इस कच्ची सड़क से पहले कभी नहीं गए हैं? अगर यह रास्ता सही हुआ तो हम लगभग 8 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ हीरा। अगर उस रास्ते से जाएंगे तो हम लगभग 8 मिनट पहले पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर कच्ची सड़क खराब निकली या बीच में कोई रुकावट मिल गई तो हमारी मुश्किल और बढ़ जाएगी। अच्छा एक काम करो, जरा ध्यान से देखो, क्या ये रास्ता अभी चालू है? कहीं मैप बंद रास्ता तो नहीं दिखा रहा? नहीं भैया, यह कच्ची सड़क पूरी तरह से चालू है। मैंने गूगल मैप में 3D व्यू करके भी देख लिया है। कहीं भी रास्ता बंद या कोई रुकावट दिखाई नहीं दे रही। अगर हम इसी रास्ते से जाएं तो हम लगभग 12 मिनट में कंचनपुर गांव पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे ही यह रास्ता नजदीक आएगा हमें तुरंत बता देना, ताकि बिना देर किए उसी रास्ते पर मुड़ सकें। दोनों फायर ऑफिसर समय बचाने के चक्कर में दूसरे कच्चे रास्ते से जाने का निर्णय ले लेते हैं। उन्हें जरा सी भी भनक नहीं होती कि उस रास्ते में उनके सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम इंतजार कर रही है। रमेश भैया, बस थोड़ी ही देर में कच्ची सड़क का मोड़ आने वाला है। तैयार रहिए, वहीं से हमें मुड़ना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जैसे ही कच्ची सड़क का मोड़ आएगा मैं बिना गाड़ी रोके सीधे उसी रास्ते पर मुड़ जाऊंगा। कुछ देर बाद जैसे ही कच्ची सड़क का मोड़ आता है, रमेश बिना एक पल रुके फायर ट्रक को तेजी से उस कच्ची सड़क की ओर मोड़ देता है। रास्ता तो काफी बढ़िया दिख रहा है और सड़क भी पूरी तरह खाली है। अगर आगे भी इसी तरह रास्ता साफ मिला तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ, पहुंच तो जाएंगे भैया, लेकिन वो सामने कौन दिखाई दे रहा है? तभी दोनों ऑफिसरों को सामने कुछ दिखाई देता है, लेकिन नजदीक जाने के बाद पता चलता है कि यह तो एक महिला है। अरे यह तो कोई महिला लग रही है। हाँ भैया, यह सचमुच एक महिला ही है। जरा ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कि वह गर्भवती भी है। लेकिन इतनी रात में इस सुनसान रास्ते पर इस हालत में खड़े होकर वह हमारी गाड़ी रोकने का इशारा क्यों कर रही है? पता नहीं, शायद वह किसी मुसीबत में हो। मैं उसके सामने गाड़ी रोकता हूँ। तुम गाड़ी से ही उससे पूछ लेना कि उसे किस तरह की मदद चाहिए।
फायर ऑफिसर कुछ क्षणों के लिए अपनी गाड़ी उस महिला के पास रोक देते हैं। अरे दीदी, आपको किस तरह की मदद चाहिए? जल्दी बताइए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकते। भैया, मुझे थोड़ा आगे कंचनपुर गांव तक जाना है। मैं थोड़ी देर टहलने के लिए घर से निकली थी, लेकिन चलते चलते कब इतनी दूर आ गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। अगर हो सके तो कृपया मुझे कंचनपुर गांव तक छोड़ दीजिए। अच्छा, आपको कंचनपुर गांव जाना है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, क्या कंचनपुर गांव में किसी घर में आग लगी है? क्योंकि मुझे वहाँ से कॉल आया था। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता भैया। मैं तो लगभग 1 घंटा पहले ही टहलने के लिए घर से निकली थी। उसके बाद गांव में क्या हुआ इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, आप पीछे वाली सीट पर बैठ जाइए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, अगली बार जब भी घर से टहलने के लिए निकलें तो अपने साथ किसी न किसी को ज़रूर ले लिया कीजिए। इस हालत में रात के समय अकेले बाहर घूमना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ठीक है भैया, अगली बार से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। वह महिला तुरंत गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। इसके बाद फायर ट्रक बिना एक पल रुके तेजी से आगे की ओर बढ़ जाता है। सच कहूँ तो भैया, शुरुआत में मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि इस सुनसान रास्ते पर कोई भूत खड़ा है, लेकिन पास आने पर पता चला कि वह तो एक महिला है। क्यों हीरा, क्या तुम्हें भूत प्रेत से डर लगता है? हालांकि डर तो नहीं लगता है भैया, लेकिन अगर मैं इस रास्ते पर अकेला होता और सच में वहाँ कोई भूत खड़ा होता तो यकीन मानिए मैं डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता। अच्छा, इसका मतलब तुम भूत प्रेत से थोड़ा डरते हो। खैर, ये सब बातें छोड़ो, जरा मैप देखकर बताओ, कंचनपुर गांव पहुंचने में अब और कितना समय बाकी है? रुकिए देखता हूँ। हाँ, बस पहुँचने ही वाले हैं। गांव में प्रवेश करने से पहले एक चौपाल आएगा, वहीं गाड़ी रोक दीजिएगा। इस दीदी को भी वहीं उतार देंगे और साथ ही वहां मौजूद लोगों से पूछ लेंगे कि आखिर आग कहां लगी है। कुछ ही देर में फायर ऑफिसर फायर ट्रक लेकर कंचनपुर गांव की सीमा तक पहुंच जाते हैं। गांव में प्रवेश करते ही रमेश धीरे धीरे ट्रक की रफ्तार कम करता है और चौपाल के पास लाकर गाड़ी रोक देता है। हीरा उस महिला को सुरक्षित ट्रक से नीचे उतार देता है। महिला बिना कुछ कहे अपने गांव की ओर चली जाती है। इधर रमेश चौपाल के पास बैठे कुछ ग्रामीणों के पास पहुंचकर उनसे आग लगने की घटना के बारे में जानकारी लेने लगता है। बाबा, क्या आपको पता है कि इस गांव में आग कहां लगी है? हमें इस गांव से आग लगने की इमरजेंसी कॉल मिली थी, इसीलिए हमें बिना देर किए फायर ट्रक लेकर यहां आना पड़ा। बेटा, तुम किस आग की बात कर रहे हो? हमारे गांव में तो कहीं भी आग नहीं लगी है। सुबह से लेकर अब तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। आखिर तुम्हें यह बात किसने बताई? अगर सच में आग लगी होती तो क्या हम सब यहाँ चौपाल पर आराम से बैठे रहते? रमेश भैया, ये लोग क्या कह रहे हैं? इनके मुताबिक तो पूरे गांव में कहीं भी आग नहीं लगी है। फिर आखिर हमें इमरजेंसी कॉल किसने किया था? कहीं किसी ने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया? पता नहीं हीरा, अगर किसी ने झूठी सूचना देकर हमारे साथ मजाक किया है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। एक काम करता हूँ, पहले सर को कॉल करके पूछता हूँ कि जिस नंबर से इमरजेंसी कॉल आई थी वह नंबर आखिर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। यह कहते ही रमेश बिना एक पल की देरी किए तुरंत अपने सर को कॉल लगा देता है ताकि उस इमरजेंसी कॉल की पूरी सच्चाई का पता चल सके। हेलो सर। हाँ बोलो हीरा। सर, हम कंचनपुर गांव पहुंच गए। अच्छा, तुम लोग कंचनपुर गांव पहुंच गए। वहाँ की स्थिति कैसी है? अगर हालात गंभीर है तो मैं तुरंत दूसरा फायर ट्रक तुम्हारी मदद के लिए रवाना कर देता हूँ। अरे नहीं सर, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या मतलब कुछ भी नहीं है? जब हम इस गांव में पहुंचे तो चौपाल पर बैठे कुछ लोगों से पूछा कि गांव में आग कहां लगी है। यह सुनकर यहाँ बैठे लोग हैरान रह गए और उन्होंने चौंकते हुए कहा कि गांव में कहीं भी आग नहीं लगी है। ये तुम क्या बोल रहे हो रमेश? कॉल तो उसी गांव से आया था। रुको, एक काम करता हूँ, जिस नंबर से कॉल आया था वह किसके नाम से रजिस्टर्ड है और उसकी फोटो क्या है मैं निकलवाता हूँ। ठीक है सर, आप पता करके जल्दी से मुझे कॉल कीजिएगा। बाबा, आप लोग पक्का सही कह रहे हैं ना कि इस गांव में कहीं भी आग नहीं लगी है? क्योंकि हमें इसी गांव से आग लगने की सूचना मिली थी। बेटा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? जो सच है वही तो बता रहा हूँ।
हमारे गांव में सच में कहीं भी आग नहीं लगी है। अगर तुम चाहो तो इस गांव के किसी भी आदमी से पूछ सकते हो, सब लोग यही बताएंगे कि गांव में कहीं भी आग नहीं लगी है। हाँ सर, बताइए क्या जानकारी मिली उसके बारे में। हेलो रमेश, उस नंबर के रजिस्टर्ड नाम की जानकारी मिल गई है। वह नंबर अनामिका कुमारी के नाम पर है और उसका पता कंचनपुर गांव के टावर के पास है। एक और बात, उसके पति का नाम शंकर कुमार है। क्या शंकर कुमार शंकरवा के यहां से आपको कॉल गया था? ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा, क्या आप इस शंकर कुमार को जानते हैं? हाँ, जानता हूं, उसे अच्छी तरह से जानता हूं। उसे इस गांव का कोई भी इंसान कभी नहीं भूल सकता। शंकर कुमार ने करीब 11 महीने पहले ही यह गांव छोड़ दिया था और उसके बाद से वह यहां नहीं आया है। ये मैंने क्या देख लिया? क्या हुआ सर? यह नंबर 11 महीने पहले ही डीएक्टिवेट हो चुका है। इस नंबर की कोई भी कॉल हिस्ट्री दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? जिस नंबर से कॉल आया था वह नंबर एक्टिव नहीं है। ये तो नामुमकिन है सर। यह तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा रमेश। अगर कोई भी सिम 2-3 महीने से ज्यादा समय तक बंद रहता है तो वह नंबर किसी और को जारी कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो 11 महीने हो चुके हैं, फिर भी यह नंबर डीएक्टिवेट ही है। हैरानी की बात तो यह है कि नंबर बंद होने के बावजूद भी उसी नंबर से इमरजेंसी कॉल कैसे आ गया। सर, आप उस महिला की पूरी डिटेल्स और उसकी फोटो मुझे भेज दीजिए। मैं यहाँ से उसके बारे में जानकारी पता करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है रमेश, मैं अभी उसकी पूरी डिटेल्स और फोटो तुम्हें भेज रहा हूँ। हाँ बाबा, आप कह रहे थे कि शंकर करीब 11 महीने पहले इस गांव को छोड़कर चला गया था, लेकिन हमें जो इमरजेंसी कॉल मिली थी वह उसकी पत्नी के नंबर से आई थी। इसका मतलब क्या उसकी पत्नी अभी भी इस गांव में उस टावर के पास रह रही है? बेटा, उसकी पत्नी तो अब इस दुनिया में है ही नहीं। क्या बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें पूरी बात शुरू से बारीकी से समझाइए। अभी आप कह रहे हैं कि शंकर 11 महीने पहले यह गांव छोड़कर चला गया था और अब कह रहे हैं कि उसकी पत्नी इस दुनिया में ही नहीं है। आखिर उसके परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था? बेटा, उस रात शंकर के घर में उसकी पत्नी के अलावा कोई नहीं था। शंकर काम के सिलसिले में गांव से बाहर गया हुआ था और उसकी पत्नी गर्भवती थी। अचानक गांव के लोगों ने उसके घर से धुआं और आग की लपटें उठती देखी तो सभी उसकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन जब तक लोग वहां पहुंचे तब तक उसका घर आधा जल चुका था। बेचारी ने खुद को बचाने के लिए बहुत आवाज लगाई होगी, मगर कोई समय पर नहीं पहुंच सका। आखिरकार वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ उसी आग में जलकर मर गई। तो क्या उसके परिवार में और कोई नहीं था? उनके परिवार वाले शायद कहीं और रहते होंगे, लेकिन उन दोनों ने भागकर शादी की थी। शादी के बाद वह मेरे गांव में उस टावर के पास सरकारी जमीन पर बनी एक झोपड़ी में रहा करती थी। अगर उन दोनों ने अपने माता पिता की मर्जी से शादी की होती तो शायद यह घटना कभी नहीं घटी होती। लेकिन रमेश भैया, एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि उस नंबर से आखिर इमरजेंसी कॉल किसने किया था? जब शंकर 11 महीने पहले गांव छोड़कर जा चुका है और उसकी पत्नी भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो फिर उस नंबर से कॉल कैसे आया? तभी अचानक दोनों ऑफिसरों के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। जैसे ही वे उस मैसेज को खोलकर उसमें भेजी गई फोटो को देखते हैं, दोनों ऑफिसरों के होश उड़ जाते हैं। फोटो में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वे कुछ पल के लिए बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। क्या वो महिला ये है? इस महिला को तो मैंने कुछ देर पहले अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी। अरे हीरा, ये तो वही महिला है जिससे तुमने बात भी की थी। हाँ रमेश भैया, मैं भी यही देख रहा हूँ। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये वही महिला है जो कुछ देर पहले हमारे साथ गाड़ी में बैठकर यहाँ तक आई थी। हमने उसे अपनी आंखों के सामने सही सलामत वो अपने घर के रास्ते की ओर जाते हुए देखा है। फिर यह सब कैसे संभव है? कहीं वो भूत तो नहीं था? अरे नहीं यार, भूत इंसान से कैसे बात कर सकता है? बाबा, इस फोटो को देखकर बताइए, क्या यह वही महिला है? हाँ बेटा, ये तो उसी महिला की फोटो है, लेकिन तुम दोनों जो बात कर रहे हो, इस गाड़ी से कोई भी महिला नीचे नहीं उतरी है। सिर्फ तुम दोनों ही इस गाड़ी से उतरे हो। यह आप क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या आपने उस महिला को नहीं देखा था? अरे यहाँ कोई महिला आई ही नहीं है और ना ही तुम्हारी गाड़ी से कोई महिला उतरी है। ठीक है बेटा, मैं अब घर जा रहा हूँ। रात काफी ज्यादा हो गई है।
क्या करना है हीरा? क्या करना है, चलिए वापस चलते हैं। वैसे भी भूत पर तो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने एक भूत से बात की थी और उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट भी दी थी।